स्टूडेंट्स, हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। हमने ये डिस्कस किया कि सब्सटेंसेस सेल के क्रॉस किस तरीके कार से मूव करते हैं। तो इसमें मेजरली 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सब्सटेंसेस हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो इसलिए क्योंकि सब्सटेंसेस लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ हम जा रहे होते हैं। फिर हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की 3 टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें से एक है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरी टाइप है इसकी ऑस्मोसिस। जो सिंपल डिफ्यूजन है इसमें बहुत ज़्यादा छोटे जो मॉलिक्यूल्स है यानी कि वाटर उसकी एग्जांपल आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जब हमारे सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करता है तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में वाटर पर एज अ होल न्यूट्रल चार्ज आता है, इसलिए वो हमारी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकता है। फिर हमने ये कहा कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें हमारी हेल्प स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स करते हैं और ये पोलर सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए होता है। फिर हमने ऑस्मोसिस को डिस्कस किया कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन की शर्त आ जाती है। इसमें वाटर अपने स्पेशल टाइप के एक्वापोरिन्स जो कि प्रोटीन्स चैनल्स होते हैं तो उनके थ्रू मूव कर कर सेल के अंदर या बाहर जा रहा होता है, और ये तब होता है जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। वाटर हम लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर कर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी आ सकता है, और जब ज़्यादा चाहिए होगा तो फिर एक्वापोरिन्स के ज़रिए ऑस्मोसिस के ज़रिए आ रहा होता है। आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इसकी जो टाइप्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने ये कहा कि सब्सटेंसेस लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये जो हायर कंसनट्रेशन वाला एरिया है ये तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, ये तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, तो इसलिए लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया से मॉलिक्यूल्स नहीं आना पसंद करते हैं हायर कंसंट्रेशन की तरफ। बट हम ऐसा करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो बचे कुचे मॉलिक्यूल्स है एक साइड पर ये भी दूसरे साइड पर चले जाए, तो इसलिए हमें यहाँ पर अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंस में भी लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा होता है। ये प्रोसेस इसलिए हो रहा होता है ताकि एक्युमुलेशन हो जाए ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द वन साइड ऑफ द सेल। तो अब हम इस प्रोसेस में जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। एनर्जी चाहिए क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम लोअर से हायर की तरफ हम जा रहे होते हैं, और इस प्रोसेस में कुछ हमें स्पेशल टाइप के मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स भी चाहिए जो कि इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करते हैं। 2 टाइप्स से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसमें से एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें जो एनर्जी चाहिए वो हम एटीपी से ले रहे होते हैं। एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको या तो हम केमिकल एनर्जी कहते हैं या हम उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इसी केमिकल एनर्जी को फिर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक दैट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एक्सेट्रा। अब ये जो एटीपी है ये बना कब है? ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है, और ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान में बनते हैं। अगर रिस्पायरेशन नहीं होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पॉसिबल नहीं होगी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में ये ऑप्शन लिया है कि इसमें एनर्जी हमें एटीपी ही प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन के बाद हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे, और इसकी एग्जांपल है हमारा एक इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। इस एग्ज़ाम्पल को समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये आइडिया क्लियर करना होगा कि सेल के अंदर कौन से आयंस ज़्यादा होते हैं और सेल के बाहर कौन से आयंस ज़्यादा होते हैं, और ये ऐसा क्यों होता है ये आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक्स में आसानी के साथ समझ आ जाएगा। अभी हम सिंपल आइडिया लेते हैं। ये हमारा सेल है, इसके इनसाइड नॉर्मल कंडीशन में जब ये सेल अभी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होगा तो इनसाइड द सेल पोटेशियम आयंस ज़्यादा होते हैं और आउटसाइड द सेल सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं। और ये जो 2 आयंस हैं इनकी इनसाइड एंड आउटसाइड ये कंसंट्रेशन किसने मेंटेन की हुई है? ये कंसंट्रेशन इस इंटीग्रल प्रोटीन ने, इस इंटीग्रल एंजाइम ने मेंटेन की हुई है। ये क्या करता है कि जब सेल के अंदर सोडियम भी है और सेल के बाहर पोटेशियम भी है, तो अब ये चाहेगा कि पोटेशियम अंदर आ जाए और जो सोडियम है वो सेल के बाहर चला जाए। तो ये मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स अपने साथ 3 सोडियम आयंस को अटैच करवा देगा और बाहर की जानिब से ये 2 पोटेशियम को अपने साथ अटैच करवा देगा, और फिर ये रोटेशन करेगा जिसकी वजह से सोडियम अंदर से बाहर की तरफ चले जाएंगे। आप इसको इनसाइड कंसिडर कर लीजिए।
और इसको आउटसाइड द सेल कंसिडर कर लीजिए। तो 3 सोडियम हम बाहर निकल जाएंगे और बाहर की तरफ से अंदर 2 पोटेशियम आइंस आ जाएंगे। बट इस मूवमेंट के लिए हमें एटीपी की हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है और उसके रिज़ल्ट में एडीपी बनता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम दोबारा से इसको एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे और इस दौरान में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, वो एनर्जी इस रोटेशन के लिए या इस एंजाइम के काम करने के लिए चाहिए होता है। हम सोडियम को इनसाइड से आउटसाइड फेंक देते हैं और पोटेशियम को हम अंदर ले आते हैं, तो ये वाली कंडीशन मेंटेन हो जाती है कि अंदर पोटेशियम और बाहर सोडियम आइंस मेंटेन रहे। तो ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इनसाइड ऑफ द सेल। ऐसा क्यों करता है? ये नर्वस कोऑर्डिनेशन वाली बातें हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मोर देन 1/3 ऑफ एटीपी ऑफ द सेल इज़ यूज टू पंप सोडियम पोटेशियम एटीपी इज पंप। या जो हम ये काम कर रहे हैं कि सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं, पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहे हैं, तो इसमें हमारे सेल की एनर्जी का अच्छा खासा अमाउंट वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें ये करना पड़ता है क्योंकि यही सेल की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर भी हमें एनर्जी भी चाहिए और प्रोटीन्स भी चाहिए, बट एनर्जी हम एटीपी के ब्रेकडाउन से नहीं लेंगे, बल्कि एनर्जी सोर्स के तौर पे हम किसी और चीज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, सोडियम की या हाइड्रोजन आइंस की। और ये हाईली एनर्जेटिक आइंस होते हैं और हमने इनको कब हाईली एनर्जेटिक बनाया होता है? ड्यूरिंग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेट सपोज हम यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल ले ले, तो सोडियम को जब हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल के बाहर निकाला था तो उसको हमने एनर्जी दी थी। हमने एनर्जी खुद भी यूज़ की थी, मतलब कि एंजाइम ने भी यूज़ की थी और इस सोडियम ने भी उस एनर्जी को अपने अंदर एक पोटेंशियल की सूरत में स्टोर कर लिया था। तो ये हाईली एनर्जेटिक सोडियम आयन है या हाईली एनर्जेटिक हाइड्रोजन आइंस होते हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की, एक इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन की एग्जाम्पल से। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ये भी एक एंजाइम की तरह ही काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम वो कंडीशन ले लेते हैं कि जब हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया हुआ होता है, हमारी फूड की डाइजेशन हुई होती है और जो ग्लूकोज़ है उसका अमाउंट हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है। अब जब ये ग्लूकोज़ सेल के अंदर जाएगा तो अब आप बताइए कि ये किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा? ब्लड में ज़्यादा है, सेल में कम है, तो ऑब्वियसली हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर की तरफ जाएगा तो फिर तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करेगा, ये तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा। बट जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, मतलब ब्लड से हमारे सेल्स के अंदर जाता रहता है, तो एक टाइम तो ऐसा भी आ जाता है जब ब्लड में कंसंट्रेशन कम पड़ जाए और जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन अभी भी हम चाहेंगे कि ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है थोड़ी सी भी, ये भी हमारे ब्लड में ना रहे, ये भी यूरिन में ना रिलीज़ हो, हम इसको भी सेल के अंदर ले आए। तो उस टाइम पर हम इस ग्लूकोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे। मतलब पहले पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जब अमाउंट कम पड़ गई अब हम इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इंटेस्टाइन में ग्लूकोज को शो किया हुआ है कि अब ये कम पड़ गया है और ब्लड में ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको एब्जॉर्ब कर लिया था। अब ये वाले यहाँ कैसे जाएंगे? अब ये एक्टिवली जाएंगे। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होगी। अब यहाँ पर सेल की तरफ आ जाए और इस एंजाइम की तरफ आ जाए। ये एंजाइम यहाँ पर लगा हुआ है हमारे इस सेल के मेम्ब्रेन में। बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है, ये आउटसाइड द सेल आप कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज के और अंदर हमने पहले भिजवा दिए थे पैसिव ट्रांसपोर्ट से। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अब अंदर ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 2 ग्लूकोज है ये भी अंदर आ जाए। अब ये लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। इसके लिए एनर्जी हम एटीपी से नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल भी बाहर मौजूद है और वो है सोडियम, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बाहर निकाला था। तो ये सोडियम कहता है कि मैं अंदर चला जाऊंगा, मेरे पास जो एनर्जी है वो आप यूटिलाइज़ कर ले। मतलब वो ये को ट्रांसपोर्टर जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो यूटिलाइज़ कर ले और इस ग्लूकोज को भी हम साथ में अंदर ले जाए। तो ये ग्लूकोज यहाँ पर कंबाइन हो जाता है, ये सोडियम यहाँ पर कंबाइन हो जाता है और ये फिर प्रोटीन अपनी शेप चेंज करता है और सोडियम को भी अंदर की तरफ लेकर चला जाता है और ग्लूकोज को भी अंदर लेकर चला जाता है। अब इस प्रोसेस में हमें सोडियम को अंदर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमने ग्लूकोज़ को लाना था और उस ग्लूकोज़ को लाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी, जो कि हमने इस सोडियम की इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ कर दिया और जो बचे कुछ ग्लूकोज़ थे उनको भी हम सेल के अंदर ले आए। तो मैंने जो आपसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ आ गई होगी कि हम ग्लूकोज़ को लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्यों लेकर गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बाहर ये जो थोड़े अमाउंट में ग्लूकोज़ है ये भी बाकी बच जाए। हम इसको सेल के अंदर ले आए ताकि हम जल्दी जल्दी से इस ग्लूकोज़ की रिस्पायरेशन से एटीपी को जनरेट कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें सोडियम की या ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन को, तो कौन किस तरीक़ेकार से मूव करता है। सोडियम आयंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाते हैं। बाहर तो ज़्यादा थे, अंदर कम थे सोडियम, क्योंकि हम पहले इसको निकाल चुके थे। तो अब ये हायर से जब लोअर की तरफ जा रहा है तो इट मीन कि ये ख़ुद तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसकी मूवमेंट तो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। बट जो ग्लूकोज़ है तो वो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है और ग्लूकोज़ की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, इसकी अपवर्ड या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो यहाँ पर आपको ये बात भी माइंड में याद रखनी है कि अगर हम सोडियम की एनर्जी ले रहे हैं या हाइड्रोजन की एनर्जी ले रहे हैं तो वो तो ये जो दोनों आयंस है तो ये तो हमेशा अपने लोअर से हायर की हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इसके कपल में जो दूसरा जा रहा है, इसके साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो वो अपने कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहा होता है, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ से भी समझ लेते हैं एक दूसरे तरीक़ेकार से। ये एक पहाड़ है और ये एक पत्थर है और यहाँ पर हम हैं। हम चाहते हैं कि इस पत्थर को इस पहाड़ के टॉप पर ले जाए, तो हम इस पहाड़ को धक्का भी देंगे और हम अपनी एनर्जी भी इस पर यूटिलाइज़ करेंगे और इस पत्थर को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो हमने ख़ुद की एनर्जी यूज़ की है, हमने अपनी जो एनर्जी है वो इस पत्थर में पोटेंशियल की सूरत में लगाकर इसके अंदर स्टोर कर दी है, इसलिए हम इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देख लिया कि हम उस पत्थर को अप डाउन से अप लेकर जाना चाहते थे, मतलब लोअर से हायर की तरफ तो लेकर जाना चाहते थे, लेकिन एनर्जी हमने ख़ुद की लगाई है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरा पत्थर हो और हम इस वाले पत्थर, ये ऑलरेडी आ चुका था ऊपर, ये दो पत्थरों की एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अब इस पत्थर को, इस स्टोन को हम ऊपर हमने लेकर आना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ख़ुद की एनर्जी ना लगाए क्योंकि हम अच्छे खासे थक चुके हुए होते हैं, हम एक पत्थर को ऊपर लेकर जा चुके हुए होते हैं। तो हम ये काम कर देते हैं कि इन दोनों पत्थरों को एक दूसरे के साथ जॉइन कर देते हैं किसी भी रस्सी के साथ, फिर इस पत्थर को नीचे फेंकते हैं। तो ये पत्थर हायर से लोअर की तरफ आता है, ये तो डाउन आ रहा होता है। बट इस वाले पत्थर के साथ क्या काम होता है, ये अपने लोअर से हायर की तरफ जाता है, तो ये अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। तो ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने किसकी एनर्जी यूज़ की, हमने ख़ुद की एनर्जी नहीं यूज़ की है, बल्कि हमने इस पत्थर की एनर्जी यूज़ की है। इसके अंदर जो पोटेंशियल स्टोर हो गया था, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई थी वो हमने यूटिलाइज़ की है। तो इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है और इसकी अपवर्ड मूवमेंट हुई है, इसकी पैसिवली ट्रांसपोर्टेशन हुई है और इसकी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन हुई है। तो ये आपको बात समझनी है कि दोनों की को ट्रांसपोर्टेशन तो हो रही है, लेकिन एक डाउनवर्ड जा रहा है और दूसरा अपवर्ड जा रहा होता है। तो ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने हाईली एनर्जेटिक सोडियम या हाईली एनर्जेटिक हाइड्रोजन आयन की एनर्जी को यूज़ किया। हमने इनको अंदर सेल के अंदर लेकर आए हम इनको, लेकिन ये जो एनर्जी है इनकी, इसको हमने यूटिलाइज़ कर दिया ग्लूकोज़ को अंदर लाने में, या समटाइम हम जब एमाइनो एसिड्स को लाते हैं तो एमाइनो एसिड्स के लिए भी हम सोडियम की एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। अब आपकी बुक के अंदर जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स दी हुई है उसको हम स्टडी करते हैं। प्लांट्स में जब एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की या मिनरल्स की इन द रूट सेल ऑफ प्लांट्स, तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि पहले ये जो वाटर है या ये जो मिनरल्स है ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आएंगे, लेकिन जब रूट सेल्स में अच्छा खासा इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और जो ग्राउंड है या ज़मीन है उसमें कम पड़ जाएगी, तो हम फिर चाहेंगे कि ये जो बच्चे कुच्चे हैं इनको भी हम एब्जॉर्ब कर लें।
तो उसके लिए फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज या इमाइनो एसिड्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक, और हमारे इंटेस्टाइन वगैरह से जब ग्लूकोज या इमाइनो एसिड्स या जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट आइंस है, तो वो जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो वही बात के पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये आज के लेक्चर में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स को डिस्कस किया। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हमने एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज़ किया। इसके एग्जांपल हमने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की ली कि जब वो सोडियम को बाहर निकालता है सेल से और जब वो पोटेशियम को अंदर लेकर आता है इनसाइड द सेल, तो इस प्रोसेस के दौरान में वो जब अपनी शेप चेंज करता है, रोटेशन करता है और ये आइंस की मूवमेंट करवाता है, तो वो हमसे एनर्जी डिमांड भी करता है और वो हम इसको एटीपी की सूरत में प्रोवाइड कर देते हैं। फिर हमने कहा कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो हम एटीपी की नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने सोडियम आयन बाहर निकाला था या हाइड्रोजन आइंस बाहर निकाले होते, तो वही हाईली एनर्जेटिक सोडियम या हाइड्रोजन आइंस की एनर्जी को यूटिलाइज़ कर हम सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवाते हैं इनसाइड द सेल, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सब्सटेंसेस एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाए। तो इसकी एग्जांपल हमने ली सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की, जिसमें हम ये चाह रहे थे कि बाहर अगर कम अमाउंट में भी है तो वो सेल के अंदर आ जाए, चाहे वो सेल के अंदर ज़्यादा ही क्यों नहीं है। तो सेल के अंदर तो हम रिस्पायरेशन कर सकते हैं, इसलिए बाहर से हम उसको खींचते हैं, बाहर से हम उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से खींचते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में जो यूज़ होने वाला एंजाइम है वो सोडियम को हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ लेकर आता है और जो ग्लूकोज है उसको लोअर से हायर की तरफ लेकर जा रहा होता है। को ट्रांसपोर्टेशन होती है और एनर्जी सोडियम की यूटिलाइज हो रही होती है। तो ये सारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट।